हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए समाजशास्त्र का तीसरे चैप्टर के का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। उससे पहले मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था और उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब मैं आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन कराऊंगी और उसमें मैं पार्ट 1 लेके आई हूँ। और इसमें जो चैप्टर का नाम है वो है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसमें जो एक क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं इसको आपको समझा रही हूँ। नातेदारी व्यवस्था क्या है, नातेदारी के भेद एवं नातेदारी शब्दावली को स्पष्ट कीजिए। जब भी आपसे नातेदारी व्यवस्था क्या है पूछा जाता है तो आप इसका अर्थ के साथ साथ इसमें परिभाषाएं भी देंगे, चाहे आपसे पूछा हो या ना हो परिभाषाएं। कभी कभी आता है कि नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए, लेकिन अगर नहीं आता, सिर्फ ये आता है कि नातेदारी व्यवस्था क्या है, तब भी आप उसको परिभाषित करेंगे। तो इसमें नातेदारी व्यवस्था क्या है, मैंने इसका अर्थ लिखा है। पहले सबसे पहले आप अर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप परिभाषा लिखेंगे। तो जो अर्थ है इसको भी मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसी से आप पैराग्राफ बनाएंगे। और पैराग्राफ कैसे बनेंगे आपको, अब इतने मैंने आपको नोट्स करा दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला पॉइंट्स मैंने इसमें लिखा है, रिश्ते नाते के आधार पर बने मानवीय संबंधों की व्यवस्था क्या कहलाती है, नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिश्ते नाते के आधार पर बने मानवीय संबंधों की व्यवस्था को नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, वंश परंपरा या विवाह परंपरा से संबंधित संबंध। ये नातेदारी व्यवस्था क्या होती है, वंश परंपरा या विवाह परंपरा से संबंधित संबंधों पर आधारित होती है। अगला पॉइंट, अगला आपका सेंटेंस ये होगा। तीसरा इसमें लिखा है, व्यक्ति दो परिवारों का सदस्य होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति क्या होता है, दो परिवारों का सदस्य होता है। उसका अगला पॉइंट मैंने उसमें लिखा है, पहला तो वो होता है समरक्त नातेदार, और दूसरा किसका सदस्य होता है, वो वैवाहिक नातेदार। दो रूपों में होता है, एक तो समरक्त नातेदार में होता है एक सदस्य, दूसरी उसकी सदस्यता कहाँ होती है, वैवाहिक नातेदार के रूप में होती है। क्योंकि एक समरक्त होते हैं अपने ही परिवार से, माँ, उनके बच्चे, फिर वो शादी करते हैं, यानी कि दूसरे परिवार से संबंध रखते हैं, तो वैवाहिक संबंध। तो ये तो आपका नातेदारी व्यवस्था क्या है इसका अर्थ था। अब इसकी परिभाषाएं हैं, इनमें रेडक्लिफ ब्राउन और चार्ल्स विनिक की मैंने परिभाषा दी है, जो कि थोड़ी इजी है, इसलिए मैंने ये दोनों का नाम डाला है। तो इसमें जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो क्या कहते हैं कि जो नातेदारी है वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। तो अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तो मतलब व्यक्तियों के द्वारा जो संबंध, जो वंश क्या किए जाते हैं, संबंध स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, वही क्या है, नातेदारी, उन्हीं वही है। ठीक है, यानी कि सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार करके किसी भी वंश के साथ क्या करता है, संबंध रखता है, तो वो नातेदारी व्यवस्था है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। यानी कि जो सामाजिक संबंध हैं उनके परंपरागत संबंधों का आधार है, परंपराएं हैं। जैसे मैंने बताया हमारे वहाँ विवाह क्या है, एक अनिवार्यता है। और जब विवाह होता है, आजकल तो अपने मन से भी शादियाँ हो रही हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, परंपराएं, यानी कि सम जाति में, मतलब समान जाति में विवाह होते थे। लेकिन अभी भी अगर विवाह होते हैं तो उसमें परंपराएं निभाई जाती हैं, अपनी अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग क्या होता है, विवाह होता है। तो ये क्या है, सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का क्या है, आधार है। ये रेडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा है। इसके बाद आपका चार्ल्स विनिक आपके आ रहे हैं, ये कहते हैं कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध आते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या आते हैं, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध आते हैं, जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। वंशावलियाँ होती हैं, किसी की वंशावली पूर्ण रूप से पता होती है, लेकिन किसी की वंशावली क्या होती है, अनुमानित होती है। हाँ, इसका वंश ये हो सकता है। तो ये अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। ये आपकी चार्ल्स विनिक की परिभाषा थी। इसके बाद आपके आते हैं नातेदारी के भेद, यानी कि नातेदारी कितने प्रकार की बताई, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। व्यक्ति दो रोल प्ले कर रहा था, पहला तो समरक्त नातेदारी की नातेदार, दूसरा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। तो इसमें दो आएंगे, एक तो रक्त संबंधी नातेदारी आएगी, दूसरी आएगी विवाह संबंधी नातेदारी। जो सेम वर्ड से हैं उनके नीचे मैंने
ये कर रखा, आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है रक्त संबंधी नातेदारी, इसका मतलब है विवाह संबंधी नातेदारी। तो ये दो हो गए। इसके बाद आपको मैंने नातेदारी के क्या लिखे हैं, इसके बाद आपको नातेदारी की श्रेणियां बता रखी हैं मैंने। एक तो आपको मैंने प्राथमिक बता दी, द्वितीयक बता दी, तृतीयक बता दी। अब ये जो श्रेणियां बनी है किस पे बनेंगे, प्राथमिक नातेदार बनेंगे जिनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कोई नज़दीक के होते हैं, थोड़ी दूर के होते हैं, उससे दूर के होते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने नातेदारी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 पार्टों में, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नातेदारी की श्रेणियां लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस समय आप क्या लिखोगे कि नातेदारी की निम्न श्रेणियां हैं, आप उनके नाम लिख दोगे, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। अब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, फिर आप इनको प्राथमिक नातेदार क्या होते हैं, हेडिंग बनाओगे, उसके सामने लिखोगे द्वितीयक, फिर हेडिंग, फिर सामने, फिर तृतीयक, फिर उसके सामने। इस तरीके से आप सेंटेंसेस लिख के थोड़ा उसको लेंदी कर दोगे। ठीक है। अब इससे आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगी, और तब तक आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन तो आप बना लीजिए कि नातेदारी व्यवस्था क्या है, नातेदारी के भेद एवं नातेदारी शब्दावली को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, नातेदारी की श्रेणियाँ क्या क्या होती हैं, उनके नाम लिखिए। ये एक क्वेश्चन और बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ये लिख लीजिएगा। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, और आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और अपने क्वेश्चन करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा घर पे बैठ के। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो ये टाइम आप लोगों के लिए है बहुत ही वैल्यूबल है, और आपका ये टाइम पीरियड जो है गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि स्कूल कब खुलेंगे, क्या खुलेंगे, कोई नहीं जानता है, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको घर पे बैठ के ही अपने भविष्य की चिंता करनी है, अपने पेपरों की चिंता करनी है, और अपने बारे में सोचना है। अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए। थैंक यू।